हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 वीडियो पार्ट 3 होगा। वीडियो पार्ट 3 से पहले हम लोग वीडियो पार्ट 2 में हम लोग देख चुके हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीडियो पार्ट 3 में हम उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है। वैसा दर्पण जिसका जो है परावर्तक सतह उठा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ एक जो है लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती होती प्रतीत होगी। देखिए यहाँ जो दिया गया है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से क्या होती है, अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है उत्तल दर्पण बनाया हुआ है और यहाँ पे जो है एक यहाँ से एक सतह लिया गया है, ठीक है। और यहाँ से जब है प्रकाश को इधर से जो है प्रकाशित किया जा रहा है तो ये जो है यहाँ दर्पण में टकरा कर और यह ऊपर की ओर जा रही है। तो यहाँ से जो है प्रकाश जो है दर्पण से टकरा कर ऊपर की ओर जा रही है और यहाँ जो है इसके आगे अगर हम लेते हैं इसको, तो यह जो है ये हम लोग को क्या होती है, यहाँ आती हुई यहाँ प्रतीत हो रही है कि हाँ ये आ रही है। यहाँ पे ये फोकस है, वक्रता केंद्र है और ये हमारा ध्रुव है। तो इस प्रकार जो है आती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा है हमारा कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। देखिए जब यहाँ पे कोई प्रकाश को है जो ऊपर से मारा जा रहा है, जो कहा जा रहा है उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण, मुख्य फोकस से क्या होगा, गुजरने वाला जो किरण होगा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तो यहाँ जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर निकलेगी, ये लिखा हुआ है। जो आप दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस प्रतीत होती है। जब हम उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जब किसी जो है परावर्तन सतह पर निर्देशित किरण जो है उसको परावर्तन के पश्चात, जब परावर्तन होता है उसके पश्चात फिर उसी दिशा में क्या करती है, वापस जो है परावर्तित हो जाती है। तो ये हमारा जो है तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट यहाँ है कि उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होती है। आपतित तथा परिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। देखिए जब तिर्यक हम किसी लाइट को जो है मारते हैं, किसी लाइट को किसी दर्पण पे हम लोग क्या परिवर्तित करते हैं, तो जो उसका जो है अपवर्तन जो होगा, अपवर्तन, तो वो अपवर्तन यहाँ से जो है तिर्यक ही दिशा में क्या होगा, जो है अपरिवर्तित होगी, आपतित होगी। जो आपतित होती है वह परावर्तित क्या हो जाती है, उस जो तिर्यक दिशा में हो जाती है परावर्तित हो जाती है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित आकार। देखिए फर्स्ट जो हमारा है यहाँ कि हम लोग यहाँ क्रम संख्या दे दिए है। यह बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति दे दी है। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट है, यहाँ अनंत पर अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो जो है उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, फोकस पर दर्पण के पीछे क्या होगी, फोकस पर दर्पण के पीछे। जब अनंत से किसी वस्तु को हम अनंत पर रख रहे हैं, यहाँ देखिए किसी वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं तो उसका स्थिति कहाँ हो रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर दर्पण के पीछे। देखिए यहाँ है फोकस पर दर्पण के पीछे यहाँ हो रहा है ये, तो यही। और यहाँ प्रतिबिंब का आकार क्या है, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का। देखिए यहाँ अत्यधिक छोटा हो रहा है, यहाँ पे आभासी तथा सीधा, यह सीधा भी हो रहा है। चलिए दूसरा हमारा पॉइंट है कि अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखते हैं, जैसे ध्रुव को हम लोग पी कहते हैं तो उसके बीच रखते हैं। अगर अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में हम लोग रखते हैं तो जो है प्रतिबिंब की स्थिति होगी पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे, और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह क्या होगा, छोटा होगा, और यह आभासी तथा सीधा होगा। जैसे यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि हम अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच अगर रखते हैं किसी वस्तु को, अनंत तथा दर्पण जो है दर्पण के ध्रुव के बीच, तो उसका जो है क्या है यहाँ कि वस्तु का जो प्रतिबिंब का आकार होगा वह छोटा होगा और आभासी तथा सीधा होगा, लेकिन जो है पी तथा एफ के बीच हम लोग दर्पण के पीछे रख रहे हैं। ठीक है,
ये हम लोग समझ ली। अब हम लोग समझेंगे कि उत्तल दर्पण के उपयोग। देखिए आखिर उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ उत्तल दर्पण के हम उपयोग को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है फर्स्ट यहाँ लिखा गया है कि उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है कि क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपनी पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने के लिए समर्थ बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रक होता है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ एक ट्रक है, ठीक है, यहाँ यहाँ मान लेते हैं एक ट्रक है और इसमें क्या है, एक ऐनक लगा हुआ है, ठीक है, और इसके पीछे जो है एक बड़ा सा गाड़ी चल रहा है, ठीक है, यह मान लेते हैं कि ये गाड़ी है, ठीक है। तो उस ऐनक में जो है जो वस्तु से छोटा बनाता है प्रतिबिंब, ताकि वह जो ड्राइवर है उसको देख पाए। अगर जो बहुत जो है बड़ा बन जाएगा तो ड्राइवर तो देख पाएगा, लेकिन उसको जो है बहुत बड़ा दिखने के कारण समझ ही नहीं आएगा कि आखिर ये है क्या। तो इसलिए क्या होता है कि उत्तल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है ड्राइवर के लिए कि वे देख सके, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। देखिए कहीं कहीं दुकान जो होता है उसमें इसका जो है इस्तेमाल यानी प्रयोग किया जाता है सिक्योरिटी दर्पण के रूप में। किस दर्पण के रूप में? सिक्योरिटी दर्पण के रूप में। आगे लिखा हुआ है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। देखिए चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है कि किस चीज से जो है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ दी है, लाइन खींचे है, और हम लोग को चिन्ह परिपाटी का मतलब यहाँ होता है क्या कि जैसे हम यहाँ से यहीं तक हम किसी लाइन को खींच सकते हैं, ना कि ज्यादा। जैसे यहाँ है हमारा कि फर्स्ट पॉइंट है यहाँ परिवर्तन के लिए कोई चिन्ह परिपाटी दिया गया है कि फर्स्ट हमारा लिख रहा है कि बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। यह एक रूल है कि बिंब को हमेशा दर्पण को बाईं ओर रखते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। यह चिन्ह परिपाटी में जो है दर्शाया जाता है। क्या होता है कि यह दर्शाया जाता है, बताया जाता है कि आखिर हम लोग जो है वस्तु को दर्पण के क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे पीछे रखते हैं। वो जो वस्तु है दर्पण के हम लोग क्या रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। दूसरा है हमारा कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी दूरी होती है उसको क्या किया जाता है, समांतर दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से नापा जाता है? दर्पण के ध्रुव से नापा जाता है, ठीक है। अगला है हमारा जो तीसरा नंबर पॉइंट है, यहाँ कह रहा है कि मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स एक्स माइनस, यहाँ एक्स अक्ष कहा जाता है, अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस जो होता है, मतलब ऋणात्मक जो है मापी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। जैसे यहाँ दिया गया है कि जो एक्स अक्ष है उसके प्लस पॉजिटिव, अगर मूल बिंदु उसके दाईं ओर हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव अक्ष मानेंगे। अगर जो है ऋणात्मक हो जो बिंदु के बाईं ओर हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऋणात्मक मानेंगे, ठीक है। चौथा है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर जो है वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाती है, लेकिन उसमें कहाँ हमारे जो है धनात्मक मानी जाती है। पांचवा है कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर, देखिए यहाँ मुख्य जो अक्ष होता है उसके लंबवत नीचे की ओर जो अनुदिश मापी जाने वाली जो दूरियां है उसको हम लोग ऋणात्मक मापी जो है माने जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कोई दर्पण है, ठीक है, ये यहाँ कोई दर्पण है, ठीक है। अब जो दर्पण है यहाँ बिंब अगर बाईं ओर है, ठीक है, बिंब को तो हम लोग हर समय बाईं ओर रखेंगे, और यहाँ जो ऊपर की ओर है, यहाँ जो ए और बी, तो उसके ऊंचाई की ओर जो है प्लस की ओर है। अगर नीचे दिया जाए तो ये हमारा ए डैश बी डैश हो जाएगा। जो यहाँ दिया गया है कि वह ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। अगर दाईं ओर है तो हमारा पॉजिटिव होगा, और बाईं ओर है तो हमारा निगेटिव होगा, यानी बाईं ओर दूरी माइनस में होगा और दाईं ओर दूरी प्लस में होगा। तो यही बताया गया है। आगे दिया गया है कि बिंब की दूरी यू हमेशा ऋणात्मक है। बिंब की दूरी को हम लोग किससे जो है सूचित करते हैं, यू से सूचित करते हैं। बिंब की दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं। अगला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। जो अवतल दर्पण होता है उसकी क्या होती है, फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी यानी माइनस होगी, और जो उत्तल दर्पण की जो है
फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी यानी प्लस होगी। अब देखिए यहाँ दर्पण सूत्र दिया गया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि दर्पण सूत्र एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दर्पण सूत्र इनमें से कौन है। जैसे आपको ऑप्शन दे देगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इस प्रकार दे देगा, ठीक है। और यहाँ से भी आपको आगे भी दे देगा, जैसे 1/, यहाँ है, अगर आगे कर दे -1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, तो इस प्रकार भी नहीं हो पाएगा। तो जो है इसका दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जो ये है हमारा मेन होता है सूत्र। यहाँ इसको हम लोग हाईलाइट इसको कर देते हैं, यहाँ से लेकर 1/ जो है यहाँ आपको कर देते हैं बड़ा हाईलाइट, क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ है दिया गया है, आपको बता दें, यहाँ है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो ये है दर्पण की सूत्र। अब जो v होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यू जो होता है v, उसको प्रतिबिंब की दूरी कहा जाता है, u जो है बिंब की दूरी कहा जाता है, फोकस f बराबर फोकस जो होता है। तो ये सारे आप लोग को याद रखना है, इसको आप लोग जो है अच्छा से लिख लीजिएगा, ताकि इसी को आप लोग को याद करके रखना है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे कि यू भी एफ क्या होता है। देखिए फिर से बता देते हैं, भी जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है, भी क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है, भी क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है, इसको बार बार आप लोग याद कर लीजिएगा। भी क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है, यू क्या होता है बिंब की दूरी होती है, यू क्या होता है बिंब की दूरी होती है, यू क्या होता है बिंब की दूरी होती है। एफ मतलब एफ बराबर क्या होता है फोकस दूरी, एफ क्या होती है फोकस दूरी, एफ क्या होती है फोकस दूरी। अब जब हम लोग दर्पण सूत्र जान लिए, तो हम लोग को अब आवर्धन भी जानना जरूरी है कि आवर्धन आखिर होता है तो क्या होता है। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। देखिए आवर्धन जो है हमारा, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षिक विस्तार, कि गोलीय द्वारा जो गोलीय दर्पण होता है उसके द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षिक विस्तार जिससे हम लोग को क्या होता है, ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितनी गुना आवर्धित है। इससे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात रूप में जो है अनुपात रूप में व्यक्त किया जाता है। आवर्धन को जो होता है बिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब के जो है जो हमारा है प्रतिबिंब के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कि बिंब हमारा भी है और जो प्रतिबिंब हमारा है, बिंब हम मान लेते हैं कि यहाँ हमारा यू है, क्या है बिंब हमारा, यहाँ इसको क्लियर करते हैं। हाँ हम फिर से आपको बता दें, बिंब जिसको हम लोग कहते हैं उसको हम लोग यू कहते हैं। तो बिंब का अनुपात हम लोग को क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए, या प्रतिबिंब का अनुपात हम लोग को भी होना चाहिए। तो ये हम लोग को समझना था इसमें। अब हम लोग आगे जो है यहाँ लिखे हुए हैं कि एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश बटा बिंब की ऊंचाई, यह एक सूत्र है। आप लोग इसको अच्छा से याद जो है कर लीजिएगा। इसको आप लोग सूत्र को इतना जो है अच्छा से याद कीजिएगा, उतना ही आपको फायदा होने वाला है। तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो भी हम सूत्र यहाँ पे दिखा रहे हैं बता रहे हैं, उसको आप लोग अच्छा से जो है याद कर लीजिएगा। इसको हम फिर से बता देते हैं कि एम बराबर यानी आवर्धन, एम को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। जो हमारा एम है उसको क्या कहते हैं हम लोग, आवर्धन कहते हैं। इसको आप लोग फिर से याद कर लीजिए, इसको बार बार हम बोल रहे हैं। जो एम हमारा होता है उसको हम लोग आवर्धन कहते हैं, जो एम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन के सूत्र बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एच डैश से सूचित करते हैं, और बिंब की ऊंचाई को हम लोग एच से सूचित करते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, एच डैश बाई एच, क्या हो जाएगा एच डैश बाई एच। अगर हम इसको मान लेते हैं कि एम बराबर एच आई, एम बराबर क्या मान लेते हैं, एच आई बटा जो है हमारा प्रतिबिंब को हम लोग एच डैश को एच आई मान लेते हैं, और बिंब की ऊंचाई को एच जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सूत्र जो हमारा मेन निकल के आएगा, एम बराबर आवर्धन बराबर माइनस भी बाई यू आएगा, क्या आ जाएगा माइनस भी बाई यू। यहाँ पे वही किया गया है कि एम बराबर एच आई बटा एच जीरो मान के रख दिया गया है, और वही इसका जो है मेन सूत्र निकाल दिया गया है, क्या यहाँ कि माइनस भी बाई यू होता है। आवर्धन बराबर माइनस जो है भी बाई यू, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा माइनस में।
आगे जो है यहाँ पॉइंट दिया गया है, यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। देखिए अगर आवर्धन ऋणात्मक होगा, आवर्धन ऋणात्मक होगा तो वह बिंब की क्या होगी, वास्तविक होता है। जो जिसकी आवर्धन ऋणात्मक होगा वह हमेशा रियल होगा, क्या होगा, रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर m धनात्मक हो यानी आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यदि hi बराबर h0 तो m बराबर 1 माइनस प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर है। यह जो है आपको सूत्र ही है, मानिए कि आपको यह अच्छा से याद करना है। यदि hi जो है बड़ा होगा h0 से तो m जो है m भी बड़ा होगा 1 से, और जो है m जो कि इससे बड़ा होगा 1 माइनस प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा। m जो होगा बड़ा होगा किससे, 1 माइनस प्रतिबिंब और बिंब से बड़ा होगा। अगला है यदि hi से बड़ा होगा h0 तो m से भी बड़ा होगा 1 माइनस प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि समतल दर्पण का आवर्धन सदैव 1 प्लस होता है। साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है, जो प्लस का साइन होगा वह आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है। एक जो है दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा गया है, यदि m बराबर पॉजिटिव में अगर हो, m बराबर पॉजिटिव हो और m से बड़ा 1 हो तो दर्पण उत्तल होगा। यहाँ पे आपको सूत्र यहाँ जो है याद करने का लिए दिया गया है। यहाँ कह रहा है कि यदि m बराबर पॉजिटिव हो और m से बड़ा 1 हो तो दर्पण क्या होगा, उत्तल होगा। ठीक है, अगला जो है हमारा, यदि m पॉजिटिव हो और m बड़ा हो 1 से तो वह दर्पण क्या होगा, अवतल होगा। ठीक है, यहाँ अगला है, यदि m निगेटिव हो, m बराबर निगेटिव हो तो दर्पण क्या होगा, अवतल होगा। ये आपको जो है याद कर लेना है। यहाँ प्रश्नावली दिया है, कुछ क्वेश्चन को आपको समझना है। यहाँ जैसे यहाँ है कि यदि समतल दर्पण का आवर्धन +1 है तो क्या दर्शाता है, इसको आपको जो है वीडियो के कमेंट में आपको बता देना है। यह जो क्वेश्चन है आपको वीडियो के कमेंट में जरूर बताना है, आप लोग को बताया गया है इस क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का बनता है और दर्पण से 18 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो दर्पण कौन सा है बताए और उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो फोकस दूरी के लिए सूत्र भी आपको बताया गया है यहाँ पे। और यहाँ जो यह क्वेश्चन है 2 नंबर कह रहा है कि यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का बनता है और दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण कौन सा होगा बताए और इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यह भी आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। अगला है तीसरा, कारण बताए, हम और सौर भट्टियों में कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं और क्यों। ये भी आपको क्वेश्चन कमेंट में ही बताना है। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है, नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका जो है क्वेश्चन हम आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक अलग से वीडियो में बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, वाहनों में पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ये अभी ही बताए हैं तो आप लोग जो है अच्छा से इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा। नहीं अगर आपको आता है तो हम बार बार बोल रहे हैं, अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिसके बाद मैं आपके लिए उस क्वेश्चंस का क्या करेंगे, वीडियो बनाकर जो है आप लोग के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें जो है 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया है, आप लोग 10 क्वेश्चन इसको बताइएगा। बिंब की स्थिति क्या होना चाहिए जब हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है, टॉर्च एवं सर्च लाइट में रूप में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको बताना है। 5वां नंबर है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी ये बताना है। 7वां नंबर, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। 8वां नंबर है, वह कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का आकार एवं इससे प्राप्त बिंब प्रतिबिंब के 2 गुण बताए यदि इसका आवर्धन जो है, आवर्धन जिसको हम लोग m से सूचित +6 है। तो इन सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, आप सब इन सारे क्वेश्चन को आप लोग या तो मेरे व्हाट्सएप पे बना करके शेयर कर दीजिएगा
मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग को ध्यान देना है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आप लोग इसको कमेंट जो है बना करके सेंड कर सकते हैं, या आप लोग जो है वीडियो में कहीं भी कमेंट कर सकते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, इस वीडियो जो है अपवर्तन जो हमारा प्रकाश का, इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे अगला वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारा वीडियो पार्ट 4 होगा उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और जो है प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण, ये सारे जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में अच्छा से आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट करके बताइएगा, फिर से आपको लिए एक अलग से वीडियो जो है बनाकर डाला जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो, अगर आ जाता है तो आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कि किस प्रकार का आप लोग को वीडियो रहा। इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है कमेंट करके बताना है। अगर आप लोग वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और साथ में वीडियो में जरूर से जरूर लाइक कीजिए। आप लोग को सबसे पहले क्या कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को क्या कीजिए फॉलो कीजिए। दोस्तों तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।